In this important chapter of PERT CPM, now we are going to solve a case study on PERT. You remember the full form of PERT? Program, Evaluation and Review Techniques. Right? तो PERT practical के ऊपर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. This is question number 7, which is given in the handouts, and it says that a project comprises of 7 activities and the time estimate in weeks are given. तो यहाँ पर हमारे पास all in all there are 7 activities. अब इन सभी एक्टिविटीज का डेटा यूज करना है. ऑप्टिमिस्टिक टाइम गिवन है हमें. ऑप्टिमिस्टिक टाइम का सिंबल होता है TO और इसका एक दूसरा सिंबल भी होता है स्मॉल a. राइट, आप TO भी यूज कर सकते हो, स्मॉल a भी यूज कर सकते हैं. मोस्ट लाइकली का सिंबल होता है TM या फिर स्मॉल m. पेसिमिस्टिक जो लॉन्गेस्ट टाइम है उसका सिंबल होता है TP और वी कैन आल्सो यूज B. तो TO, TM, TP से भी हम सिखा चुके हैं और इससे भी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं. आंसर दोनों से सेम ही आता है, बट सिंबल्स यू नो ऑप्टिमिस्टिक टाइम ईदर TO और स्मॉल a, मोस्ट लाइकली टाइम बाय स्मॉल m और TM मोस्ट लाइकली टाइम. पेसिमिस्टिक टाइम जो कि लॉन्गेस्ट टाइम होता है इसको हम डिनोट करते हैं TP से या फिर सिंपल B से. तो अब इस पूरे डेटा को यूज करना है, हमें निकालने का है. यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी. एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, TE is equal to A plus 4M plus B whole divided by 6, right? और वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर के लिए B minus A upon 6 इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा. तो TE कैलकुलेट करेंगे. TE का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम. तो एक तो हम TE निकालेंगे और दूसरा स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल सकते हैं और यू कैन आल्सो कैलकुलेट वेरिएंस डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर. और वो कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है B minus A upon 6 का होल स्क्वायर. राइट, remember the full form of TE, it is expected or average time and standard deviation के स्क्वायर को बोला जाता है वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी. तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं हमें, TE का भी और स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर का भी. अब TE फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम. तो एक्टिविटी A के लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है इसका 1 प्लस 4M 4 into 1 प्लस पेसिमिस्टिक कितना है 7 अपॉन 6 किया. तो 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12 by 6. 12 by 6 कितना आ जाएगा 2. तो फर्स्ट एक्टिविटी का एवरेज टाइम आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड टाइम दैट इज इक्वल टू 2. ऐसे ही सेकंड का निकालते हैं, एक और निकालते हैं, फिर आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा. 1 4 और 7 अब उनको इस फॉर्मूले में रखा हमने. A है 1, मोस्ट लाइकली टाइम है 4, राइट, और पेसिमिस्टिक लॉन्गेस्ट टाइम है 7. तो अब इसको फॉर्मूले में प्लेस किया. 4 तो कांस्टेंट ही रहेगा. 4 4 जा 16 प्लस 7 23 प्लस 1 24 by 6 कितना हो जाएगा 4. तो इसका एवरेज टाइम, ये एक्सपेक्टेड टाइम आ गया 4. क्या इस तरह से बाकी सारे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? कीजिए स्टार्ट, देन वी विल चेक फॉर C D E F and G. राइट, करते जाइएगा. जैसे नेक्स्ट है तो 4 into 2 plus 8 upon 6. This is A, this is M and this is B. और ये हो जाएगा 8 plus 8 16 plus 2 18 by 6 यानी कि 3. तो थर्ड का एवरेज टाइम आ रहा है 3. 2 to 5 में 1 1 1 है, सबका 1 1 1 है. तो 1 plus 4 into 1 plus 1 upon 6. तो 4 plus 1 5 plus 1 6 by 6. 6 by 6 क्या हो जाएगा सिंपल 1. राइट, बचे हुए 3 रह गए हैं. ट्राई देम आउट, then we will solve for the other column also, which is variance, that is square of standard deviation. Right, so let us go for the next one. 5 4s are 20, इसको 4 times multiply करना है. 20 plus 14 34, 34 plus 2 36 by 6 ये आ जाएगा 6. Then 20 plus 8 28, 30 by 6 will give you 5 and 6 4s are 24.
प्लस 15 39 प्लस 3 42/6, ये हो जाएगा 7। तो हमें इस फर्स्ट फॉर्मूले को अप्लाई करके हर एक्टिविटी का एवरेज टाइम निकाल देना है। एवरेज टाइम, दूसरा नाम है इसका एक्सपेक्टेड टाइम, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर दैट इज वेरिएंस कैसे आएगा, b माइनस ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर। फर्स्ट एक्टिविटी का b है 7 माइनस 1 किया, तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी के लिए 7 माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, तो 6/6 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या रह जाएगा, सिंपल 1। नेक्स्ट 7 माइनस 1 6/6, 1 का स्क्वायर फिर से 1, 8 माइनस 2 6, 6/6 का स्क्वायर फिर से 1 आता जाएगा, राइट। नेक्स्ट 1 माइनस 1 हो गया 0, तो 0/6 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट देखिएगा 14 माइनस 2/6 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखिएगा b माइनस ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर, तो 14 माइनस 2 कितना हो गया, 12/6 का होल स्क्वायर, 12/6 इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली 4। देन 8 माइनस 2 6 अपॉन 6 किया 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। 15 माइनस 3 इट इज 12, राइट। यहां कर देते हैं b माइनस ए अपॉन 6 है, तो b कितना है 15, a कितना है 3, 15 माइनस 3 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, 6 इज कांस्टेंट व्हिच इज यूज्ड इन पार्ट सीपीएम, 15 माइनस 3 होता है 12 अपॉन 6 का स्क्वायर, 12/6 क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारा पहला काम TE कैलकुलेट करना, और उसके साथ साथ हर एक्टिविटी का वेरिएंस मतलब b माइनस ए अपॉन 6 जो स्टैंडर्ड डिवीजन आता है उसका सीधा स्क्वायर कर लीजिएगा, यू विल गेट द वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। अब सेकंड पार्ट में ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स। तो आपको पहले तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, TE is a plus 4m plus b upon 6, और स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर इज b minus a upon 6 का होल स्क्वायर। तो नोट कर लीजिएगा यहां तक, then we will start the construction of this network diagram. Kindly note down up till here, दो फॉर्मूले सीखे आपने, एक तो TE का और दूसरा वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। और ए का मतलब याद रखिएगा, A stands for optimistic time, B stands for pessimistic, and M stands for most likely time. Now let us draw the network. सबसे पहले तीन एक्टिविटीज हैं ABC, 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. Alright? तो हमें क्या करना है, अब डायग्राम बनाना है जिसमें सबसे पहले 1 to 2, then 1 to 3 and 1 to 4. ये एक्टिविटीज थी A, B और C, और आपको हाथ के हाथ एक्टिविटीज को डिनोट करना है और उनके एक्सपेक्टेड टाइम को भी डायग्राम में इंसर्ट कर देना है। जैसे A का एक्सपेक्टेड टाइम है 2, वो A के आसपास लिख लिया। B का एक्सपेक्टेड टाइम है 4, तो B के पास लिख लिया 4। C का एक्सपेक्टेड टाइम है 3, वो C के पास में लिख लिया। नेक्स्ट 2 to 5 and 3 to 5, तो अब आपके पास है 2 to 5 and 3 to 5, तो आपको 2 को 5 से कनेक्ट करना है, 3 को भी 5 से कनेक्ट करना है। 2 to 5 थी एक्टिविटी D और 3 to 5 थी E, तो 2 to 5 is D, 3 to 5 is E। D का एक्सपेक्टेड टाइम था 1 और E का था 6, तो D का एक्सपेक्टेड टाइम है 1 और E का है 6। वो एक्टिविटीज के आसपास में लिखते जाएंगे हम। और देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एक्टिविटी है 4 to 6, तो नेक्स्ट है 4 to 6, दिस इज एक्टिविटी F, और 4 to 6 का एक्सपेक्टेड टाइम है 5। देन वी हैव 5 to 6, 5 to 6 का नाम है G और एक्सपेक्टेड टाइम है 7।
तो 5 to 6 is G and expected time is 7. So what have we done? We have constructed the diagram. Diagram अब तक आपको काफी सिखा चुके हैं और इन डायग्राम्स के अंदर एक्टिविटी के नेम्स प्लेस कर दिए और जो हमने TE निकाला था उस TE यानी एक्सपेक्टेड टाइम को हमने डायग्राम में उन एक्टिविटीज के पास में जहां भी स्पेस था वहां पर इंसर्ट कर दिया. So we are through with the second part, draw the project network. Now identify all the paths. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं all the paths, right? So we have the next heading, various possible paths और इनका ड्यूरेशन. Now various possible paths का मतलब होता है फर्स्ट इवेंट से लेकर लास्ट इवेंट तक पहुंचने के जितने भी पाथ्स हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो सब आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. एक पाथ तो हो जाएगा 1 2 5 6. सो वी हैव 1 2 5 6. अनदर 1 3 5 6. सो वी हैव 1 3 5 6. देन एक तो हो गया 1 2 5 6, एक हो गया 1 3 5 6 और एक हो जाएगा 1 4 and 6. Right? So we have these three paths in this diagram. पाथ्स 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल 3 आ रहे हैं. 1 2 5 6, 1 3 5 6 and 1 4 6. Now as far as their duration is concerned, 1 to 5 6 के लिए टाइम ऐड करते हैं. 1 to 2 का है 2, 2 to 5 का है 1 और 5 to 6 का है 7. तो 2 plus 1 3, 3 plus 7 ये हो जाएगा 10. 1 3 5 6 के लिए 4, 1 2 3 का. Then 3 to 5 का 6, तो 4 plus 6 10 plus 7 ये आ जाएगा 17 और 1 4 6 का 3 plus 5 इसका ड्यूरेशन आ जाएगा 8. So we have identified all the paths. Event 1 स्टार्टिंग से लेकर टर्मिनल लास्ट इवेंट तक के जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. तो एक रास्ता था 1 2 5 6, 1 3 5 6 and 1 4 6. Now we have to find out the variance and standard deviation of the project length. प्रोजेक्ट लेंथ होती है इनकी जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है, दैट इज द प्रोजेक्ट लेंथ. और प्रोजेक्ट लेंथ कितनी आई? 17. सो ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्ट लेंथ. इसका एक सिंबल भी होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डी. डी का फुल फॉर्म होता है ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ और इसको टोटल एक्सपेक्टेड टाइम भी बोला जाता है प्रोजेक्ट का. टोटल एक्सपेक्टेड टाइम और टोटल एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट. सो यू मस्ट रिमेंबर, आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल पाथ्स वी हैव टू सेलेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू. इस हाईएस्ट वैल्यू को बोला जाता है ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ और इसके जो अलग अलग नेम्स है वो है टोटल एक्सपेक्टेड टाइम और लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट. तो हमें अब क्या निकालना है? हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ. उसके लिए क्या करेंगे हम? अब वेरिएंस के लिए रिमेंबर, वेरिएंस व्हिच इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन हमें लेना किसका है? केवल जो हाईएस्ट है. हाईएस्ट कौन सा है? 1 3 5 6. तो 1 2 3, 1 2 3 का था डेविएशन स्क्वायर 1, राइट. देन 3 to 5, 3 to 5 का था हमारे पास 4. So you are understanding, we have to pick up the variance only of the longest path. जो ये आ रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 का था 1, then 3 to 5, 3 to 5 का था 4, 5 to 6, 5 to 6 का भी था 4. तो 1 plus 4 plus 4 क्या हो जाएगी वैल्यू? 9. तो ये तो हो जाएगा वेरिएंस. अब इससे वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर तो आ गया 9. तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3. रिमेंबर
अगर स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर 9 है तो सिंपल स्टैंडर्ड डिवीजन तो हमेशा स्क्वायर रूट होता है, उसका रूट लिया तो क्या हो जाएगा 3। दैट मींस अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास 16 है तो सिंपल स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा 4। स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर इज वेरिएंस, तो अगर वेरिएंस 16 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा उसका अंडर रूट, 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा सिंपल 4। तो आपको अब वेरिएंस भी पता लग गया और स्टैंडर्ड डिवीजन भी पता लग गया। नोट कर लीजिएगा एक बार यहां तक, फिर आपको आगे सिखाते हैं 4th and 5th पार्ट। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग फॉर 4th and 5th पार्ट। Okay, next. Now this part says what is the probability that the project will be completed in 21 weeks, right? 21 weeks का मतलब है 4 days later than the expected time. Expected time था 17. 21 का मतलब क्या हो गया 4 days later, कि उतने टाइम के अंदर अंदर हमारा प्रोजेक्ट ये पूरा हो जाएगा। तो 4 days लेटर है, किससे लेटर है ये एक्सपेक्टेड टाइम से। एक्सपेक्टेड टाइम कितना था 17। अब हमें सॉल्व करने के लिए लास्ट फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, फॉर्मूला नंबर 4। आप लोग 3 तो सीख चुके हैं, एक टी का, स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर का और एक ये वेरिएंस, राइट, वेरिएंस ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ। नाउ 4th says that z is equal to x minus d upon standard deviation of the प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना था इसका 3, तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन लेना है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का, जिसको कि हम स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ या स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ क्रिटिकल पाथ भी बोल सकते हैं। एलपी मतलब लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब है क्रिटिकल पाथ। तो आपको याद रखना है यहाँ पर z का फुल फॉर्म है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो z स्टैंड्स फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, x stands for duration given, तो duration given कितना है यहाँ पर 21, so duration given is 21। d का मतलब होता है duration of the longest path, that is 17 upon division of lp। division of longest path कितना आया था हमारे पास 3, तो ये सॉल्व किया तो 4/3 मतलब 1.33, राइट, 4/3 will give you 1.33। अब आपको 1.33 को पहले स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे आप 1.30 प्लस 0.03। आपको बताया सेकंड डेसिमल प्लेस को हटाकर अलग करना है आपको, सेकंड प्लेस को, और इसको आप टेबल में देखना होगा हमें, वो टेबल आपको भी ऑब्जर्व करना सिखा देते हैं। हाउ डू वी गेट द वैल्यू 1.3 के सामने देखिएगा, 1.3 के सामने और 0.03 के नीचे, तो 1.3 ये तो आ रहा है आपका 1.3 इसके सामने और 0.03 के नीचे, तो आपको एक वैल्यू नजर आ रही होगी 1.3 के सामने और 0.03 के नीचे, और वो है 0.9082, राइट, 1.3 के बिल्कुल सामने और 0.03 के नीचे। सो दिस इज 0.9082, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस 4th पार्ट। 1.3 के सामने और 0.03 के नीचे देखा तो ये वैल्यू आ रही है 0.9082। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 21 वीक्स, सो इट इज 0.9082। हाउ टू राइट इट, लिखिएगा द टेबल वैल्यू ऑफ z, द टेबल वैल्यू ऑफ z at 1.33 is 0.9082, is 0.9082, full stop. Thus we can conclude that the probability that the project will be completed in 21 weeks is 0.9082, और अगर कभी आपको परसेंटेज में लिखना है तो ये हो जाएगा 90.82%। You multiply the value by 100, you will get the answer in percentage. नोट कर लीजिएगा इसे। Then we are going to do the last part। और last part क्या कह रहे हैं? Last part
it has been asked that what is the probability that the project will not be completed in 19 weeks. तो आपको ये मालूम है अगर किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी P है, if P stands for probability of happening, then how do you get the probability of not happening? 1 minus P. अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सपोजिंगली 0.4 है, तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 minus 0.4, that means 0.6, right? अगर इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो नहीं जीतने की क्या होगी? 1 minus 0.7 यानी 0.3। तो इसी तरह से अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट के कंप्लीट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो पहले तो हम 19 वीक्स में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे, राइट? सो हाउ डू वी सॉल्व इट? नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस वन। द वैल्यू ऑफ x, नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 19। पहले तो आप 19 एज्यूम करके 19 वीक्स में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो x is 19, the duration of the longest path, तो duration of the longest path is 17 same, और deviation standard deviation था 3, so this will give you 2/3, राउंड ऑफ किया तो 0.67 हो गया। ये 2 by 3 को डिवाइड किया, it will give you 0.67, इसको स्प्लिट किया 0.60 plus 0.07, sorry, तो it is 0.60 plus 0.07। अब आप 0.6 के सामने देखिएगा, 0.07 के नीचे देखिएगा। उसी टेबल में जो अभी आपको दिखाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 0.6 के सामने और 0.07 के नीचे, राइट? तो आपको बताते हैं, दिस इज द टेबल। 0.6 के सामने, तो ये है 0.6 इसके सामने, और 0.07 के नीचे, तो सी 0.6 के बिल्कुल सामने देखना है आपको और 0.07 के नीचे, तो वैल्यू कमिंग इज 0.7486, राइट? 0.07 के नीचे इट इज 0.7486। The table is also inserted in the handouts in the study material। तो ये वाली वैल्यू देखने पर आ रही है 0.7486, और अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है आपको तो 74.86% हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के 19 वीक्स में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर 19 वीक्स में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.7486 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंप्लीटिंग इन 19 वीक्स इज 1 minus 0.7486, राइट? सॉल्व करिएगा। नॉट कंप्लीटिंग का निकालना है, तो पहले कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई थी 1 minus 0.7486 will give you 0.2514 as the final answer. So probability that the project is not completed in 19 weeks के लिए पहले तो हम 19 वीक्स में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वो आ रही है 0.7486, और उससे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास 0.2514।